फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम द वन बिजनेस टू अदर बिजनेस। ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय के लिए किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेल एडवर्टाइजमेंट्स, ट्रेड एडवर्टाइजमेंट्स, कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट्स या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। तो इसका आंसर मैं अगर कहूं तो इसको हम कह सकते हैं हमारे ट्रेड विज्ञापन, ट्रेड एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए विज्ञापन कराए, तो ये एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो एक बिजनेस से दूसरे प्रकार के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं, तो ये होते हैं ट्रेड एडवर्टाइजमेंट्स। तो ट्रेड एडवर्टाइजमेंट्स का जो सीधा सीधा जो रिलेशन होता है ना, वो होता है कस्टमर से नहीं, किससे होता है? होलसेलर या रिटेलर से। तो इसमें जितने भी हमारे मिडल मैन होते हैं, मार्केटियर्स होते हैं, उनको फायदा मिलता है, ठीक है। तो उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो हमारी मार्केटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको काफी सारा इफेक्ट करती है और उसको बढ़ाते भी हैं। हमारी हमारी जो कंज्यूमर की क्वांटिटीज होती हैं वो आगे जल्दी से वो लोग सेल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट्स कौन से होते हैं? ट्रेड एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग वुड फाइंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रिलेवेंट। इसमें से कौन सा बिजनेस कंज्यूमर अधिग्रहण लागत को प्रासंगिक करेगा, मतलब इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ा देगा? फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर, बिजनेस स्कूल, कस्टमाइज प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चर या ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन। क्वेश्चन वैसे ये भी बहुत सिंपल सा है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो बिजनेस है ना वो ग्राहक अधिग्रहण लागत को प्रासंगिक करेगा। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर, बिजनेस स्कूल, कस्टमाइज प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चर या ऑटोमेशन सर्विस स्टेशन। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो जो ग्राहक अधिग्रहण जो लागत होती है, ग्राहक अधिग्रहण लागत एक ऐसे खर्चे होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हम नए कस्टमर को प्राप्त करने के लिए खर्च करते हैं। नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ये नए कस्टमर को प्राप्त करने के लिए हम ये खर्चे करते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड एक्सपेंस होता है जो सेल या मार्केटिंग प्रयासों की कुल लागत है, ठीक है। तो ये किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए, कस्टमर को जागरूक करने के लिए, बोले तो अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है हमारा कस्टमाइज प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो ग्राहक अधिग्रहण लागत को प्रासंगिक करेगा, उसकी मतलब जो हमारी लागत है उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ा देगा, उसको हमारा बेनिफिट देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डैश इज द फाइनेंशियल सिचुएशन इन विच ए फर्म हैज ओनली फिक्स्ड अमाउंट टू एलोकेट अमंग कंपीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वित्तीय प्रबंधन के संबंध में डैश वित्तीय स्थिति है, वित्तीय स्थिति है जिसमें एक फर्म के पास कॉम्पिटिटिव पूंजीगत व्यय के बीच में आवंटित करने के लिए केवल निश्चित राशि होती है। कैपिटल बोरोइंग, कैपिटल रिकंस्ट्रक्टिंग, कैपिटल राशनिंग या कैपिटल गियरिंग। तो इसमें अगर हम देखें तो तो इसमें जो हमारा आंसर जो चारों में से बनेगा क्या है? कैपिटल बोरोइंग, कैपिटल रिकंस्ट्रक्टिंग, कैपिटल राशनिंग और कैपिटल गियरिंग। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ये है हमारा कैपिटल राशनिंग का, क्योंकि कैपिटल राशनिंग बोले तो पूंजी अनुपातन, एक कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट या जितने भी उसके प्रोजेक्ट होते हैं ना उसकी राशि पर एक प्रतिबंध लगाने का एक काम होता है। तो यह इन्वेस्टर पर विचार करने के लिए पूंजी की हायर जो कॉस्ट लगाकर या बजट के विशिष्ट भागों पर एक सीमा निर्धारित करके पूरा किया जाता है, मतलब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बाउंडेशन लगा देते हैं हम एक। तो ये पूंजी अनुपातन है, कैपिटल राशनिंग। तो कैपिटल राशनिंग क्या है? एक कंपनी द्वारा जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी जो परियोजनाएं होती है, जो उसके जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी राशि पर प्रतिबंध लगाने का एक काम है ये बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज इज। तो इसमें हमारे पास देखना है फाइनेंशियल लीवरेज का हमारे पास क्या फॉर्मूला है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और आई थिंक आप सबको पता भी होना चाहिए।
क्योंकि हमने फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं ये डिस्कस किए भी थे। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फाइनेंशियल लीवरेज इज, ओके। फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज रियलिटी में एक ऐसी कंडीशन को शो करता है जब एक कंपनी जो फिक्स कॉस्ट होती हैं वाले कोषों से लागत की तुलना में अधिक आय अर्जित करती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली रूप से क्या होता है कि समता जो अंशधारी होती है, जिसको हम इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनकी इनकम को बढ़ाता है। तो जो एक हमारे राइटर रही हैं इजरा सोलोमन, उन्होंने बताया है। तो ये एक ऐसे मिश्रण को बताता है जिसके अकॉर्डिंग ना हमारा ये फॉर्मूला ये बनेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये फाइनेंशियल लीवरेज है ये। तो हमारे एक राइटर है इजरा सोलोमन, तो उनके अकॉर्डिंग है ये। तो ये संस्था के अंदर जो फाइनेंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस के जो डिबेंचर या हमारी इक्विटी होते हैं ना, उन दोनों के मिश्रण को बताता है ये। ठीक है, तो इसको वेरीफाई दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन फिर से आ रहा है, देखना। कहते हैं कि विच लीवरेज एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। तो ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड है। तो हमको बताना है कि ऐसा कौन सा लीवरेज है जो हमारा रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, किसके बीच में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। ठीक है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कौन बताता है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंपोजिट लीवरेज या नन ऑफ द अबोव। ये क्वेश्चन वैसे आप सबको आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बता सकते हैं। ओके ग्रेट, आप सबने क्वेश्चन पकड़ लिया। यस, ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस किया था फाइनेंशियल लीवरेज का। डेफिनेटली जितने भी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है, बिल्कुल करेक्ट दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग कैपिटल इंडिकेट। वर्किंग कैपिटल क्या इंडिकेट करता है, कैश रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। मतलब लाभ हानि खाते की डेबिट पक्ष में, सॉरी यहाँ पर लाइन कुछ गलत लिखी हुई है, इन्होंने हिंदी यहाँ पर गलत आ गई है, इसकी हिंदी को इग्नोर करना, बाकी का देख लेना। ठीक है, कैश रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, या सेकंड ऑप्शन फंड्स रिक्वायर्ड टू बाय इन्वेंटरी, या फंड्स रिक्वायर्ड टू पे फॉर लोन्स, या कैश रिक्वायर्ड टू बाय एसेट्स। इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है जो वर्किंग कैपिटल को ठीक तरीके से इंडिकेट करता होगा। इन चारों में से बताओ कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है।
इसका आंसर करेक्ट है ए, है ना। ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? कैश रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये आंसर है, क्योंकि बिजनेस के अंदर डेली रूटीन के अंदर कुछ ना कुछ लेन देन होते हैं, तो उसके लिए जितने भी हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल एक कंपनी की लिक्विडिटी को शो करता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हम सबको पता होना चाहिए, हम अभी भी इसमें कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमने वैसे बहुत अच्छे से डिस्कस किए भी थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच अप्रोच कंटेंडेड दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। किस दृष्टिकोण का यह तर्क था कि व्यवसाय प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य पूंजी संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। ठीक है, जो मार्केट वैल्यू होती है फर्म की इज नॉट इफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। नेट इनकम अप्रोच या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच या एमएम अप्रोच। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। ओके, इसका आंसर है हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो इस दृष्टिकोण या इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कंपनी या फर्म के लोन के जो फैक्टर्स होते हैं में परिवर्तन से फर्म का जो मूल्य होता है प्रभावित नहीं होता। ठीक है, और ये वाला जो अप्रोच कहता है कि एक फर्म का मूल्य है जो ऑपरेटिंग इनकम या इससे रिलेटेड जितने जोखिमों पर निर्भर करता है। किस पर? जोखिमों पर, रिस्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंबाइंड लीवरेज मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑन डैश। संयुक्त प्रावधान क्षमता डैश पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। इक्विटी कैपिटल, डेट कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर या ईपीएस। ठीक है, ये हमको बताना है इसमें से हमारा क्या आंसर बनेगा। कंबाइंड लीवरेज मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन द कंट्रीब्यूशन ऑन इक्विटी कैपिटल, डेट कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर या ईपीएस। ओके, ईपीएस। ठीक है, तो संयुक्त प्रभाव जो क्षमता है, कंबाइंड लीवरेज के जो मेजर है पड़ा, ईपीएस को किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है ना उसको मेजर करने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो ये कंपनी के नेट प्रॉफिट का एक वो हिस्सा होता है जो जारी किए प्रतिभूति पर आवंटित किया जाता है। तो कंबाइंड लीवरेज के अंदर ईपीएस के योगदान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज की, तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंट ऑफ चेंज इन सेल्स। तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है इसके अंदर है ईपीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए प्लान इज ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। जो हम प्लानिंग करते हैं ना, ये फ्यूचर को ट्रैप कैप्चर करने का एक ट्रैप है, जाल है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? एलन ने, टेरी ने, हर्ले ने या न्यूमैन ने? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हो सकता है क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आया हो, बट इसका आंसर आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। आई होप ये क्वेश्चन आप सबके लिए नया है, तो मैं आंसर आपको बता देता हूं कि नियोजन भविष्य को पकड़ने का एक प्रक्रिया है या एक ट्रैप है या एक जाल है। तो ये जो स्टेटमेंट दी है ये दी है एलन ने। तो योजना वैसे भी आपको पता है, जितनी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर को बनाने के लिए तो करते हैं ना, फ्यूचर को पकड़ने के लिए, है ना। तो इसका आंसर हमारा रहेगा एलन। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Operating leverage measures the effect of change in dash and dash operating capacity on EBIT, earning before interest and debt capital, operating profit, sales quantity and the revenue। परिचालन प्रभावन डैश में परिवर्तन के कारण को मापता है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर क्षमता का संचालन भी करता है। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इसमें हमारा क्या रहेगा?
ओके, सेल्स क्वांटिटी, राइट। सेल्स क्वांटिटी, अब पे से एक दो लोगों ने आंसर दे दिया, सेल्स क्वांटिटी। तो सेल्स क्वांटिटी, सेल्स के अंदर सेल्स का जो रिजल्ट होता है उसमें चेंजेस के कारण को मापता है। तो ये ईबीआईटी का क्षमता का संचालन करता है। ऑपरेटिंग लीवरेज एक लागत लेखांकन प्रणाली है रिकांति में। ऑपरेटिंग जो लीवरेज है ना, एक कॉस्ट अकाउंटिंग की एक सिस्टम है, पूरा का पूरा प्रणाली है, जो ऐसी डिग्री को मेजर करता है जिससे फर्म या परियोजना को राजस्व बढ़ाकर हम परिचालन अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का अपने को पता कि फॉर्मूला भी होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज को क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। और अगर हम बात करें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की, तो उसका भी फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स। तो ऐसा है इसका है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा ये रहेगा हमारा सेल्स क्वांटिटी को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाई फाइनेंशियल लीवरेज इज ए ब्लेसिंग। जो अगर हमारी फाइनेंशियल लीवरेज अगर हमारी हाई है तो ये ब्लेसिंग है, ये हमारे लिए आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। व्हेन, कब? द अर्निंग आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। जब हमारी अर्निंग डेट की कॉस्ट से ज्यादा है, या अर्निंग आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट, या अर्निंग इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या देयर इज इन्फ्लेशन। तो इन चारों सिचुएशन में से आपको क्या लगता है कि आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन से बहुत सिंपल सा है। अब हमारे लिए कुछ अच्छा है तो वो क्यों है? जब हमारी अर्निंग कॉस्ट डेट से ज्यादा है, मतलब हमारा खर्चा तो कम है, हमारी अर्निंग ज्यादा है, तभी तो हमारे लिए ब्लेसिंग है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना?